हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। ये आपका साइंस का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका साइंस का। और ये केमिस्ट्री का फर्स्ट और लास्ट दोनों है, क्योंकि एक ही चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, बार बार कमेंट करके पूछते हैं। तो देखिए, अभी आपकी जब तक इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं होगी पूरी यूपी में, तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंटर्नशिप के बीच में या फिर इंटर्नशिप से पहले एग्ज़ाम करवा दिए जाए। ऐसा नहीं होता है। इंटर्नशिप जब 1 महीने की पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही एग्ज़ाम करवाते हैं। फिर उसके बाद कितने दिन बाद कराएंगे, ये सब उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब करवाएं। लेकिन आपका इंटर्नशिप के होने के बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, 1 से 1.5 महीना है आराम से तैयारी के लिए। अगर अभी भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, या फिर कोई एग्ज़ाम में लगे हुए थे पहले से, क्योंकि बीटीसी के साथ साथ बच्चे और भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं ना। तो अगर अभी भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो अभी टाइम है आपके पास, अभी से स्टार्ट करिए। आराम से आप अपने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे डीएलएड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ना है, जो भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव, गैस है, इनकी संरचना भी पढ़नी है। इसके बाद तत्व यौगिक मिश्रण पढ़ना है। पदार्थ के गुण पढ़ने हैं, पारदर्शिता, चालकता, ये सभी। पदार्थ का घुलना या विलेयता, ये पढ़ना है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, जिसमें आपको क्वथन, गलन, संघनन, ये सब पूछी जाती हैं। डेफिनेशन 1 या 2 नंबर में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है ये। मिश्रण के प्रकार पढ़ने हैं। फिर पृथक्करण आपका इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और फिर आएंगे हम गैस और वाष्प में अंतर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं, द्रव्य। और अगर द्रव लिखा मिल जाए तो ये होता है लिक्विड। ठीक है, द्रव्य बोलते हैं इसे, इंग्लिश होती है इसकी मैटर। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, पदार्थ उनको बोलते हैं जिनमें खुद का मास होता है। आपको जितनी भी वस्तुएं मिलेंगी अपने आसपास, सभी में कुछ ना कुछ मास होता है। अगर हम इसे बोले तो वेट भी बोल सकते हैं, लेकिन वेट का क्या होता है कि वेट आपका अलग अलग हो जाता है। जैसे पृथ्वी पर कुछ अलग होगा, चंद्रमा पर कुछ अलग हुआ, लेकिन मास क्या होता है, हर जगह पर समान रहता है। कोई भी वस्तु ले लो आप, उसका मास हर जगह समान रहेगा। ठीक है, और स्थान घेरने को ऐसे समझिए, जैसे कोई भी किताब है आपकी, अगर आप उसको मेज पर रखें तो वो कुछ ना कुछ स्थान लेगी। कोई बॉल है, मान लीजिए क्रिकेट में जो बॉल यूज़ होती है वो ले ली, ठीक है, उसको अगर रखिए मेज पर, तो देखिए वो कुछ स्थान घेरेगी ना। जहाँ पर वो रखी है वो स्थान उसने लिया, और उसमें खुद का कुछ ना कुछ मास भी है। तो पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं और जिनमें मास होता है या द्रव्यमान होता है। ठीक है, इनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। जैसे वायु को ले लीजिए, आपके आसपास वायु, क्या आप देख पा रहे हैं उसे? देख तो नहीं पाएंगे ना, वो महसूस होगी आपको, कैसे? त्वचा से। ठीक है, जल हो गया, जल क्या है, अगर आप जल या तेल को किसी बोतल में भरोगे तो वो स्थान घेर रहा है ना, उसने बोतल को भर दिया ना, स्थान लिया उसने। तो यही है, पदार्थ वही हैं जो आपके स्थान घेरते हैं, जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं और जिनमें मास होता है। ये मेन प्रॉपर्टी है पदार्थ की, स्थान घेरना और उनमें मास होना। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गई, लोहा, वायु, जल, सोना, नमक, सारे आपके पदार्थ है। ठीक है, आपको अपने आसपास जो भी दिख रहे होंगे ना, वो सब पदार्थ हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं देखते हैं। पदार्थ को जो है, पदार्थ की अवस्थाओं को इनकी संरचना के आधार पर 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, एक भौतिक संरचना में बांटा है और एक रासायनिक संरचना में। अब भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ की फिर 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। देखिए, अब आपकी वर्तमान में एक और आई है, प्लाज्मा होती है जो चौथी अवस्था, और एक 5वीं है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सामान्यतः 3 अवस्थाएं हैं, वही ध्यान रखिए आप, ठोस, द्रव, गैस। और अगर कभी आ जाए प्लाज्मा ऑप्शन में आ जाती है, तो उसको अपने माइंड में रखिए कि प्लाज्मा भी एक अवस्था ही है। ठीक है, पदार्थ की। तो वैसे तो आपकी सामान्यतः 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। किसके आधार पर? भौतिक संरचना के आधार पर। अब हम रासायनिक संरचना के आधार पर देखते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में फिर से बांटा गया है।
एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। देखिए मैं आपसे कहूँगी कि आप इसी तरीके से याद करिएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न हो जाता है ना फिर बच्चों को कि रासायनिक आधार पर 3 भागों में बांट दिया है। 3 नहीं है, 2 हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के फिर 2 भाग हो जाते हैं, तत्व और यौगिक, ठीक है। फिर तत्व को फिर बांटा गया है धातु, अधातु और उपधातु में, और यौगिक को बांटा गया है अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड सुने होंगे आप लोगों ने ये। और अशुद्ध पदार्थ में होता है आपका मिश्रण, और इस मिश्रण के 2 भाग होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो इस तरीके से रासायनिक संरचना में बांटा गया है। लेकिन हमें फर्स्ट सेमेस्टर में क्या अध्ययन करना है? फर्स्ट सेमेस्टर में हमें ये तीनों अवस्थाएं पढ़नी है, और उसके बाद हमें तत्व और यौगिक की डेफिनेशन देखनी है, और पूरा का पूरा मिश्रण पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद धातु, अधातु, उपधातु, कार्बनिक, अकार्बनिक, ये सब अभी इस सेमेस्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इनका कोई लेना देना नहीं है सेमेस्टर में। तो जितने मैंने आपको बताए हैं इन्हीं सब का डिस्कस हम आगे करेंगे। देखिए भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2019 में कि भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो वही 3 अवस्थाएं हैं, बस उनको पॉइंट में लिख दीजिए, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब ये देखना है कि भौतिक संरचना में ऐसा क्या है कि जिससे इन्हें ठोस, द्रव, गैस में अलग अलग बांट दिया गया है। तो देखिए उससे पहले कुछ पॉइंट हमें समझने हैं कि जो भी पदार्थ है आपका, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पदार्थ है, तो इस पदार्थ में क्या है, कण होंगे ना, छोटे छोटे कण होंगे। तो जब ये कण होंगे ना, तो इन कणों में क्या होगा, ये आपस में चिपके हुए होंगे ना, इनमें आपस में कोई ना कोई बल भी कार्य कर रहा होगा, और इन कणों में कुछ ना कुछ स्पेस भी होगा। देखिए बीच में स्पेस दिख रहा है ना, इनके बीच में स्पेस दिख रहा है। तो इन कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को हम अंतरावकाश या अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। ये पॉइंट अच्छे से समझिए, ये इन्हीं के आधार पर ठोस, द्रव, गैस बने हैं, ठीक। और इन कणों में आपस में आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, आकर्षण बल ही लगेगा, ठीक है। आपस में ये चिपके हैं या मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो इनमें आकर्षण बल लग रहा है, और यही आकर्षण बल जो होता है उसको अंतराणुक आकर्षण बल या अंतराणुक बल कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ आई। इन कणों के बीच में जो स्पेस होगा, खाली स्थान होगा, वो तो कहलाएगा अंतराणुक स्थान या अंतरावकाश, और जो इनके मध्य आकर्षण बल काम करेगा वो कहलाएगा अंतराणुक बल, ठीक है। आकर्षण ही होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ठोस अवस्था पे आते हैं। ठोस अवस्था क्या होती है, संरचना ध्यान से समझना। देखो ठोस पदार्थ में भी कण होंगे आपके, ठीक है। तो ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये चित्र बनाया है एक, इसलिए आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है, कण पास पास है ना। तो इन कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम होता है। देखिए खाली स्थान कम दिखाई दे रहा है ना इन कणों में। कोई भी आकृति ठोस की आप ले लीजिए, इसमें क्या है, खाली स्थान कम है। तो जो जो इनका खाली स्थान है यानी अंतराणुक स्थान इनमें कम है। पास पास होने के कारण इनमें जो बल लग रहा है वो अधिक लग रहा है, ठीक है। अंतराणुक स्थान कम है, ये अपोजिट मान लीजिए, इसको याद रखिएगा। स्थान कम लेकिन बल क्या होगा, बल अधिक लगेगा, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, इनका आकार और इनका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो यहाँ से यही डेफिनेशन निकलेगी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। ये निश्चित क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अंतराणुक स्थान कम हुआ, और पास पास होने के कारण इनमें जो कण हैं उनमें आपस में आकर्षण बल अधिक लगा, जिससे वो एक दूसरे को क्रमबद्ध अवस्था में बांधे हुए रखे हैं, मतलब अच्छी अवस्था में उनकी जो अंदर की संरचना है उसमें कण जो बंधे हुए हैं आपस में, वो एक अच्छे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि पास पास है, स्थान कम है, इधर उधर वो गतिमान नहीं होंगे, इसीलिए क्या है, उनका आयतन और आकार निश्चित होगा। जैसे जितनी भी ठोस वस्तुएं आपको दिख रही हैं, लकड़ी हो गई, शक्कर आपका ठोस ही होता है, नमक हो गया, बर्फ़ हो गया, ठीक है। आप किताब ले लो, उसमें किताब भी ठोस अवस्था में है ना। कोई भी आपके आसपास कोई भी चीज़ दिख रही है, वो जो ठोस अवस्था में आपको दिख रही है वो आपकी जिसमें आकार और आयतन निश्चित होगा वही होगी। नेक्स्ट है द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में क्या होता है, द्रव पदार्थों में कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो नीचे आपको बीकर दिख रहा होगा ना, इसमें दिख रहा है, देखो कितने दूर दूर कण बने हुए हैं, जबकि ठोस में क्या था, आपस में चिपके हुए बने हुए थे। तो इसमें क्या होता है कि जब कण दूर दूर हो जाएंगे तो इसमें अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि अंतराणुक स्थान जब अधिक होगा तो इनके मध्य जो बल काम करेगा वो क्या हो जाएगा, कम।
दो कण जब पास पास होंगे यानी कि स्थान कम हुआ, जब पास पास होंगे तो उनमें बल अधिक लगेगा यानी कि अंतराणुक बल अधिक लगेगा। अब हुआ क्या कि कण हो गए दूर दूर, जब दूर दूर हो गए स्थान अधिक हो गया तो बल क्या हो जाएगा, बल कम हो जाएगा। ठीक है, वही इसमें हो जाता है। इसी कारण ये जो कण होते हैं वो गतिमान हो जाते हैं। ठीक है, बीकर में दिख रहा है ना कण, अब इनको जगह मिल रही है ना घूमने के लिए। जब आपस में चिपके हुए थे, बंधे हुए थे काफ़ी अच्छे से, तो इनमें क्या होगा, इधर उधर गतिमान नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब क्या है, इन्हें आराम से गति करने के लिए मिल रहा है ना स्थान, तो ये गतिमान हो जाएंगे। इसी कारण क्या होता है कि इसमें आपका इनका आकार तो निश्चित नहीं होगा लेकिन आयतन निश्चित होगा। ठीक है, इसी कारण इनका आकार अनिश्चित हो जाता है और आयतन इनका निश्चित रहता है। जैसे जल, तेल, शहद, अल्कोहल, ये सारे क्या है, आपके द्रव हैं यानी कि लिक्विड हैं। ठीक है, द्रव ये वाला है, द्रव्य मत कर देना, द्रव्य तो है ही, ये पदार्थ तो है ही, लेकिन पदार्थ की में भी कौन सी अवस्था है इनकी, द्रव अवस्था है। ठीक है, लिक्विड स्टेट है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है वो द्रव कहलाती है। देखिए, ठोस में क्या था, आकार आयतन दोनों निश्चित होंगे, द्रव में क्या होगा, आकार अनिश्चित हो जाएगा और आयतन निश्चित। अब अगर आप भूल रहे हैं कि कौन निश्चित है कौन अनिश्चित, तो ऐसे याद रखिए कि द्रव, जैसे जल ले लिया हमने, जल का क्या कोई आकार देखने को मिलता है आपको, अगर बोतल में भर दिया तो बोतल जैसा हो गया, किसी ड्रम में भर दिया तो उसने ड्रम का आकार ले लिया। ठीक है, तो आकार इनका कोई निश्चित नहीं होता है, बस जिस बर्तन में इन्हें भर दिया जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं। नेक्स्ट है गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं जिस कारण इनके मध्य अंतराणु स्थान बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब अंतराणु स्थान जब बहुत अधिक हो जाएगा तो जो इनके बीच बल कार्य कर रहा होगा ना, आकर्षण बल, वो बहुत कम हो जाएगा। देखिए दिख रहा है ना, इसमें कितने दूर दूर कण हैं, तो इनमें स्पेस कितना ज़्यादा है, खाली स्थान बहुत ज़्यादा है ना। जब खाली स्थान बहुत ज़्यादा है तो इनके आपस में जो बल काम करेगा वो कम हो जाएगा ना, और बल कम होने के कारण क्या होगा, अब देखिए ये आराम से इधर उधर गति कर सकते हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा स्थान मिल रहा है इन्हें इधर से उधर गति करने का। इस कारण क्या होता है कि इनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं गैसीय अवस्था कहलाती है। ठीक, गैस में कौन कौन, आपकी जितनी भी गैसें आपको दिख जाएं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, सारी गैसें आपकी गैसीय अवस्था में तो हैं, तो वही आपकी गैसीय अवस्था हो जाएगी। अब इनको चार्ट में देख लेते हैं फटाफट कि क्या क्या डिफरेंस था ठोस, द्रव और गैस में। देखिए यहाँ पर अंतराणुक स्थान, ठीक है, ये अंतराणुक स्थान है, तो ठोस में सबसे कम होगा, द्रव में ठोस से अधिक, गैस से कम होगा, और गैस में क्या सबसे अधिक। स्पेस की बात हुई है ना, स्थान यानी कि स्पेस। ठीक है, फिर अंतराणुक बल यानी कि फोर्स की बात हो रही है, यहाँ पे आकर्षण बल की बात हो रही है, तो सबसे अधिक ठोस में होगा, क्योंकि जहाँ देखो जहाँ स्थान कम होगा वहाँ बल अधिक होगा। ठीक है, और जहाँ स्थान अधिक होगा वहाँ पे बल कम हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, बल अधिक होता है ठोस में, और जबकि द्रव में क्या होता है, ठोस ये बीच में रहता है, ठोस से कम हो जाएगा और गैस से अधिक हो जाएगा। ठीक है, और गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक, आकार देखिए, ठोस का निश्चित होगा, द्रव का अनिश्चित होगा, गैस का भी अनिश्चित होगा। और आयतन की बात करें तो ठोस का निश्चित होगा, द्रव का निश्चित होगा और गैस का अनिश्चित होता है। ठीक है, गैस में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, और द्रव में आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, और ठोस में दोनों ही निश्चित होते हैं। तो पदार्थ के सामान्य गुण देख लीजिए। नेक्स्ट यही है, पदार्थ के सबसे पहले और दूसरे गुण तो यही हो जाएंगे कि पदार्थ स्थान घेरता है और इसमें क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला, सेकेंड है अवस्था, तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में मिला था, ठोस, द्रव, गैस अवस्था में। ठीक है, थर्ड है आपका स्वाद, तो प्रत्येक पदार्थ में अपना अलग अलग स्वाद होता है। कुछ पदार्थ आपको नमकीन आएंगे टेस्ट में, ठीक है, जब आप उनको खाओगे, कुछ पदार्थ मीठे लगेंगे, कुछ पदार्थ कड़वे या तीखे भी लगते हैं। ठीक है, तो हर एक पदार्थ में अपना अलग अलग टेस्ट होता है उसका। नेक्स्ट है गंध, तो पदार्थों में एक विशेष गंध आती है, पदार्थ में अपनी कोई ना कोई स्मेल आती है। देखिए सब में तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ है जिनमें आती है, तो जिनमें स्मेल आ रही है तो उनका जो गुण है वो गंध वाला गुण हो जाएगा। तो जैसे अमोनिया, अमोनिया में बहुत तीखी गंध आती है। नेक्स्ट है घनत्व, तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, इकाई आयतन में, ठीक है, आयतन में जो द्रव्यमान होगा ना वो घनत्व कहलाएगा। सूत्र होता है इसका, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आप सामान्य भाषा में समझ लें इसको, तो घनापन आपका घनत्व हो गया। ठीक है,
लेकिन वैसी जो इसकी लैंग्वेज है, जो डेफिनेशन है वो यही है इसकी कि इकाई आयतन में, यहाँ पर एक रख देंगे इकाई का मतलब, तो इकाई आयतन में जो भी द्रव्यमान होगा वो घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब है क्या, घनत्व आपका ठोस पदार्थों का तो सबसे अधिक होता है, उसमें कण आपने देखे हैं कितने पास पास होते हैं। ठीक है, तो जब पास पास होते हैं यानी कि वो एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो वो उस वजह से क्या होता है कि ठोस का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। ठोस का अधिक हो गया, द्रव में क्या है उससे दूर है तो द्रव का ठोस से कम हो जाएगा। गैस में क्या है, सबसे दूर होते हैं कण, ठोस द्रव गैस तीनों से ज़्यादा दूर, मतलब तीनों में अगर हम देखें तो कण सबसे ज़्यादा किस में दूर होते हैं, गैस में होते हैं। तो जो गैसीय पदार्थ होंगे उनका घनत्व क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस नोट पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ठोस पदार्थों का घनत्व सबसे, मतलब निम्नलिखित में से किन का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठोस का, द्रव का या गैस का। ठीक है, नेक्स्ट है भंगुरता। तो भंगुरता क्या होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पे अगर हम प्रहार करें, उन पे आघात दें, उन्हें चोट मारें, पीटें, तो वो क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाती हैं या फिर वो चूरन भी बन जाएंगी। ठीक है, तो जब वो चूरन बनना या उनका टुकड़ों में टूटना हुआ, यही भंगुरता कहलाता है। डेफिनेशन देखिए, कुछ वस्तुओं पर आघात करने पर या पीटने पर वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं या चूर्ण बन जाती हैं। पदार्थ के इसी गुण को भंगुरता कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। पहले वाले तो वो नहीं पूछेगा, ये स्वाद, गंध, ये सब नहीं पूछता है वो। अब मैं आपको करवा रही हूँ ना, भंगुरता हो गया, धात वर्धनीय, तो ये पूछता है वो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस पहला वाला पॉइंट जो बताया था कि पदार्थ में भार होता है, सॉरी द्रव्यमान होता है, और उसमें क्या कहते हैं, स्थान घेरता है, वो वाला ध्यान रखिएगा, वो वाला पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे आपका कांच हो गया, कोयला हो गया, नमक, खड़िया, गंधक, ये सारी भंगुर पदार्थ हैं। कांच पे अगर आप पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। ऐसे ही कोयले पे मारेंगे ना, उस पर चोट करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। नमक के जो डेले आते हैं ना बड़े बड़े, अगर उन पे आप प्रहार करेंगे तो वो टूट जाते, बढ़ जाते, चूरन भी बन जाता है उनका। चीनी को ले लीजिए, चीनी तो सबके घर में होती है। चीनी का अगर आप एक टुकड़ा लें और उस पर मारें तो क्या होगा, वो पिस जाती है, चूरन बन जाता है उसका। खड़िया भी हो गई, गंधक भी। खड़िया वही चौक जो हम लोग को स्कूल में मिलती है ना, वो अगर उसको दे, मतलब उस पर कुछ मारे, उसको पीसे तो क्या होगा, चूरन बन जाएगा ना, तो वो भंगुर पदार्थ हैं। ठीक है, और जिन पदार्थों में ये गुण नहीं पाया जाएगा, जो मतलब चोट करने पर टूटेंगी नहीं, ठीक है, तो वो क्या होंगी, वो अभंगुर कहलाएंगी। जैसे आपकी जो भी धातुएं होती हैं, लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, इन पे मारोगे तो चूरन नहीं बनेगा इनका। ठीक है, नेक्स्ट है धातु वर्ध्यता और तन्यता। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, देखिए भंगुर आपने पढ़ा ना कि चोट करी हमने और वो क्या हो गया, चूर्ण बन गया। धातु वर्ध्यता में क्या होता है कि हम उस पर चोट करेंगे, उससे पीटेंगे तो वो चादर में फैल जाएगा। ठीक है, चादर में फैलना ही उसका क्या कहलाता है, धातु वर्ध्यता। और जिसमें ये पाया जाता है उन पदार्थों को कहते हैं धातु वर्ध्य पदार्थ। ठीक है, तन्यता में क्या होता है, तन्यता और धातु वर्ध्यता सेम सेम है। तन्यता में क्या होता है, जब हम उसको पीटेंगे या प्रहार करेंगे तो उनसे क्या होता है, खींच के भी हम उनमें, सीधी बात, तन्यता में हम तार बना लेंगे और धातु वर्ध्यता में हम चादर बना लेते हैं उसकी पतली। ठीक है, तो डेफिनेशन से समझ लीजिए, कुछ पदार्थों को पीटने पर वह पतली चादर में फैल जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को धातु वर्ध्यता कहते हैं, और जिन पदार्थों में ये गुण पाया जाता है उसे धातु वर्ध्य पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, सोने की चादर आती है, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, जितनी भी आपको आसपास धातुएं दिखाई देंगी सब आपकी धातु वर्ध्य में आएंगी। ठीक है, धातु अधातु वाला चैप्टर आपके सेकेंड सेमेस्टर में शायद है, तो वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि क्या होती है। लेकिन अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि धातु वर्ध्यता का गुण क्या होता है। ठीक है, या कौन से पदार्थ धातु वर्ध्य पदार्थ हैं। तन्यता में क्या होता है कि वे पदार्थ जिनके तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पीट के भी तार बनाए जाते हैं, खींच के भी, ठीक है, वो प्रोसेस उनकी है। लेकिन क्या है, उनसे फिलहाल तार निकाले जाएंगे तो वो पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे, तन्य कहलाएंगे, और उनका जो गुण है वो कहलाएगा तन्यता। जैसे सोना, चांदी, तांबा। तांबा का तार तो सुना होगा ना, बिजली में जो यूज होता है तांबा। चांदी, चांदी तो बहुत अच्छी विद्युत की वाहक है। ठीक है, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है, इनसे तन्यता, तार बनाए जा सकते हैं। धातु वर्धीय भी पदार्थ हैं ये, और तन्य पदार्थ भी हैं। नेक्स्ट है चालकता, कंडक्टिविटी। तो इसमें क्या है, कुछ पदार्थों के माध्यम से ताप, ऊष्मा या बिजली को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाया जा सकता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं,
चालक कहलाते हैं, ठीक है, जिनसे बिजली या ऊष्मा को मतलब एक सिरे पर उनके अगर हम बिजली देंगे तो दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगी। बिजली में क्या होता है, तारों के माध्यम से बिजली आती है ना हमारे घर में, तो एक सिरे से दी जा रही है और दूसरे सिरे पर पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन अब दी किससे जाएगी, कोई ना कोई पदार्थ होगा ना, किसी न किसी पदार्थ के माध्यम से आएगी ना, ऐसी सेम ऊष्मा है। तो जिन पदार्थों के माध्यम से ये आती है उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और जो ये गुण होता है पदार्थ का वो कहलाता है चालकता, ठीक। डेफिनेशन फिर से देख लो एक बार। कुछ पदार्थों के माध्यम से ताप, ऊष्मा, बिजली एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है। इन पदार्थों को चालक व इनके गुण को चालकता कहते हैं। जैसे आपका लोहा, लोहा का तार होता है। तांबा, तन्यता में जिनका गुण होगा ना, आपकी सारी धातुएं ही आएंगी, ठीक है। अब धातु क्या होती हैं ये तो अगले चैप्टर में है आपका, अगले सेमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको याद कर लीजिए, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ठीक है। जितना भी आपका आ जाए धातुवर्ध्य में, तन्य में और चालकता में, यही एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ऊष्मा को पहुंचाएंगे वो ऊष्मा की चालक कहलाएंगी और जो विद्युत को पहुंचाएंगे वो विद्युत के चालक कहलाएंगे। जिनमें ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं होती है वो कुचालक होते हैं, ठीक है, उनमें कुचालक का गुण होगा, ठीक। जैसे आपका लकड़ी हो गया। नेक्स्ट है ज्वलनशीलता। तो ज्वलनशीलता क्या होती है, ज्वलनशीलता वह गुण मतलब किसी पदार्थ का वह गुण होता है ज्वलनशीलता, जिसके अनुसार वह पदार्थ आसानी से जलकर जलने लगता है। आग, जैसे मान लीजिए कि कागज है या मिट्टी का तेल है, अगर आप उसे आग के संपर्क में लेके जाएं तो वो आसानी से जलने लगेगी ना, बहुत जल्दी जलने लगता है वो मिट्टी का तेल या पेट्रोल हो गया। तो ज्वलनशीलता वही वह गुण है, मतलब किसी पदार्थ का वह गुण होता है ज्वलनशीलता, जिसके कारण वह जो पदार्थ है वो आसानी से जलने लगता है। जैसे किसी आग के संपर्क में आया या किसी भी जलने वाली वस्तु के संपर्क में आया तो वो आसानी से जलने लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा जलने में, ठीक है। तो वही जो पदार्थ हैं वो ज्वलनशील कहलाते हैं और जो गुण होता है वो ज्वलनशीलता कहलाता है, ठीक है। जैसे स्प्रिट हो गया, पेट्रोल हो गई, एलपीजी हो गई, इन्हें जलने में क्या बहुत परेशानी होती नहीं, जैसे ही आग के संपर्क में आए वैसे ही जलने लगते हैं। कैरोसिन, मिट्टी का तेल हो गया, ईथर हो गया। तो ज्वलनशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके अनुसार वह पदार्थ कितनी आसानी से जलकर सुलगकर आग को उत्पन्न करने लगता है, ठीक है। तो वही ज्वलनशीलता होती है। देखो, जल के आग ही तो उत्पन्न करेगा। पेट्रोल में अगर हम पेट्रोल को आग के संपर्क में लेके आए तो क्या है, पेट्रोल भी तो जलने लगेगी ना, कुछ टाइम बाद उसमें से आग निकलने लगेगी। तो वही है ये। एक आपका पारदर्शिता था तो वो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं इतना तो समझती हूँ कि पारदर्शिता के बारे में आप लोग लिख लेंगे। पारदर्शिता होता क्या है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ के आर पार दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, तो वो पारदर्शिता का गुण होता है। जिन पदार्थों से आर पार दिखाई देगा वो पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों से आर पार नहीं दिखाई देता है वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और जिन पदार्थों से आर पार जो दिखाई देना है वो धुंधला धुंधला होता है, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो अब इनके एग्जाम्पल आप लिख ही सकते हैं। जिनसे आर पार दिखाई दे वो क्या होंगे, पारदर्शी पदार्थ। जैसे आपका क्या हो गया, प्लास्टिक की थैली होती है ना, उससे आर पार दिखाई देता है ना, तो आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं पारदर्शिता वाले, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पदार्थ का घुलना और बाकी के करेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए सिलेबस की, जब तक साइंस का ये पूरा नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास डेली होगी, ठीक है। बस 1 या 2 वीडियो में ये हो जाएगा। आज का हो गया, एक कल वाली में या परसों वाली तक ख़त्म हो जाएगा आपका साइंस। उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन करना है साइंस का और धीरे धीरे अपने बाकी के सब्जेक्ट कवर करने हैं, ठीक है। ऐसा मत करिए कि हम एक ही सब्जेक्ट के पीछे भागे जा रहे हैं। और देखिए, 25 नंबर वालों पे खास फोकस करिएगा, मैं आपसे बार बार यही बोलूँगी। 25 नंबर वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन पे बहुत ध्यान दीजिए। और जो 50 वाले हैं उनमें क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, वो थोड़ी बहुत थ्योरी तो आप अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ 25 वाले में क्या होता है, ये इसमें थ्योरी लिखने को तो आता नहीं है कि महाभारत जैसे थ्योरी लिखे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछता है, सीधे सीधे डेफिनेशन पूछ रहा है, या फिर सीधे सीधे कुछ किसी की सन पूछ ली, किसी का नाम पूछ लिया किसी के, तो वहाँ पे क्या है, सीधे सीधे आपको आंसर लिखना है, वहाँ पे आप बना नहीं सकते कुछ भी। इसलिए 25 नंबर वालों पे खासकर फोकस कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।